हाय एवरीवन। देखिए लास्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए लिविंग कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने देखो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। बेसिकली कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी जो डेफिनेटिव करेक्टरिस्टिक्स थी और कुछ नॉन डेफिनेटिव करेक्टरिस्टिक्स थी। तो अगर ये सारी करेक्टरिस्टिक्स कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके अंदर देखो लास्ट हमारा था कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस का देखो कुछ टॉपिक्स अभी भी इनकम्प्लीट था, तो वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं कि हम किसी भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग के बारे में उनको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होती है। वो ऐसे नहीं होते कि कुछ भी हो रहा है लिविंग उनके सराउंडिंग के अंदर उसने पता ना चले। मगर जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कुछ भी चेंजिंग होती है अगर उनके इन्वायरमेंट के अंदर, वो सब सारी चेंजिंग्स को डिटेक्ट करते हैं। अगर वो चेंजिंग उनके फेवर में होती है तो वो रहने देते हैं। इन द केस अगर वो उनके फेवर में नहीं होती तो फिर वो कुछ ना कुछ उस चेंजिंग के अगेंस्ट कुछ वो खुद भी चेंजिंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशंस आ जाती है, एक टर्म आ जाती है, कंफ्यूजन आ जाती है कॉन्शियसनेस के अंदर, कि हम कॉन्शियसनेस को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का देखो हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो और वो सारे लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखी जाती है, तो उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे। मगर कॉन्शियसनेस देखो एक एक्सेप्शन दिखाता है जब बात ह्यूमन की आती है। इंसान है ही ऐसे, हर चीज़ के अंदर एक्सेप्शन दिखाते हैं। किस तरीके से कि जो इंसान के अंदर जो कॉन्शियसनेस पाई जाती है उसे हम सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो देखो एक न्यू टर्म आया, क्या आ गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि देखो कॉन्शियसनेस जनरली टर्म डिस्क्राइब करता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स उसकी इंटरनल बॉडी या उसकी जो बॉडी विदाउट उसके विल उसके सराउंडिंग को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है तो उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। या अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग के चेंजिंग को डिटेक्ट करता है विदाउट द यूज ऑफ इट्स नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम नहीं, विदाउट द यूज ऑफ इट्स थिंकिंग, अपने थिंकिंग को छोड़कर या अपने थिंकिंग के विदाउट अगर वो सराउंडिंग को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है तो उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। मगर इंसानों के अंदर कॉन्शियसनेस के साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस के मतलब क्या हुआ कि उनकी बॉडी तो डिटेक्ट करती है जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग होती है। जैसे सपोज कीजिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा आ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए तो हमारी बॉडी शिवरिंग करना स्टार्ट कर देती है। सेम तरीके से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तब हमारे अंदर स्वेटनिंग स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग तरीके की हम रिएक्शंस करते हैं अगर इन द केस हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग हो। जैसे सपोज कीजिए अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अलग तरीके के गैसेस पार्टिकल्स हो और जो हमारे लिए सूटेबल नहीं होते तो हमारे को कफिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखो इस तरीके की चेंजिंग होती है। तो अब देखो कफिंग होना, हमारी स्वीटनिंग होना या शिवरिंग होना, तो ये सारी चीज़ें देखो हम हमारे विल में तो नहीं होती, वो इन्वायरमेंट के फैक्टर के हिसाब से हो जाती है। तो इससे तो हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस, कि बॉडी ने इन्वायरमेंट को डिटेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग उसने रेस्पॉन्स दिया। मगर हमारे अंदर एक और चीज़ होती है, अगर ये चीज़ें देखो किसी और एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है, मगर हमारे पास क्या होती है प्रॉपर्टी, थिंकिंग करने की प्रॉपर्टी होती है, कि हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसी कारण जो इंसान होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग की जो सिचुएशन होगी उसे डिटेक्ट तो कर लेती है बॉडी, फिर वो उनके विल में होता है कि उसी सिचुएशन के अंदर रहना है या उसी सिचुएशन से भागकर किसी कहीं और जगह पर जाना है जो उनके लिए सूटेबल हो। क्यों? क्योंकि इंसानों के अंदर थिंकिंग करने की प्रॉपर्टी है। तो थिंकिंग करने की प्रॉपर्टी की वजह से जो कॉन्शियसनेस को प्रॉफिट मिलता है, इसी वजह से अपन जो ह्यूमन बींग्स के अंदर कॉन्शियसनेस जो पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखी हुई है, व्हाट अबाउट ब्रेन डेड पर्सन इन कोमा। क्या हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक अच्छी प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इंसानों के अंदर देखी जाती है। मगर अगर हम एक ऐसे पेशेंट की बात करें जो कोमा के अंदर हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे। अब देखो कोमा के अंदर जो पेशेंट होता है वो बेसिकली मशीन्स वगैरह या डॉक्टर्स की हेल्प की वजह से वो जिंदा रहता है, चाहे कितने टाइम के लिए भी जिंदा रहे, ज़्यादा दिनों तक तो वो जिंदा नहीं रह सकता। अब उस कंडीशन के अंदर अब हम उस इंसान को
किस तरीके से क्राइटेरिया से देखें, क्या कॉन्शियसनेस देखें या सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस कब होती है कंप्लीट, जब इंसान का ब्रेन एक्टिव होता है, क्योंकि ब्रेन एक्टिव होगा तभी तो वो थिंक करने की कैपेबिलिटी रखेगा। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर कॉन्शियसनेस के साथ थिंकिंग की प्रॉपर्टी और नॉलेज की प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है तो उसे हम कॉन्शियसनेस को क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। इन द केस ऑफ द पेशेंट हु इज लिविंग इन अ कोमा, तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि उसके पास थिंकिंग करने की प्रॉपर्टी तो है नहीं। अब क्या हम उसे लिविंग कंसिडर करें या नॉन लिविंग कंसिडर करें। तो इस कंडीशन के अंदर देखो एक चीज़ आ जाती है कि जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स होते हैं या जो लिविंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो किसी एक ऑर्गन या टिश्यूज़ के कारण नहीं होती। वो बेसिकली उसके सारे ऑर्गन टिश्यू और सारी जो फंक्शनिंग होती है उसकी कॉम्बिनेशन के कारण, उनके इंटररिएक्शन के कारण जो प्रॉपर्टी अराइज होती है उसे अपन क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। तो इस केस के अंदर जो पेशेंट कोमा के अंदर है उसे भी हम लिविंग कंसीडर करेंगे। ये सही है कि उसका ब्रेन नहीं चल रहा, क्योंकि ब्रेन के अलावा उसका हार्ट फंक्शनिंग कर रहा है, उसके लिवर किडनीज वगैरह सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही है। तो देखो एक चीज़ को छोड़कर सारी चीज़ें फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही है, और सारी चीज़ें फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही है, इस वजह से अपन उसे क्या कंसिडर करेंगे, एज अ लिविंग कंसिडर करेंगे। मगर उस पेशेंट के अंदर या उस पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं देखी जाएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि इंसानों के अंदर कौन सी चीज़ पाई जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या है, कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि हमारा माइंड अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, इस वजह से हम हमारी चेंजिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं या सोच सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है टैक्सोनॉमी। ये चीज़ भी याद रखना कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी एक ऑर्गन या टिश्यू के कारण नहीं होती, वो सारे ऑर्गन टिश्यू सेल्स के इंटररिएक्शंस के कारण होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी का मतलब, टैक्सोनॉमी देखो वर्ड को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एक टैक्सिस जिसका मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, लॉ होता है। तो टैक्सोनॉमी एक हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम वो सारे प्रिंसिपल या हम वो सारे स्टेप्स पढ़ते हैं जो क्लासिफिकेशन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। या ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो बेसिकली हम हमारे जिसके अंदर कुछ लॉज हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अच्छे तरीके से अरेंज करने के लिए, अगर हम उन लॉज को पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे अब हमारे अंदर देखो क्लासिफिकेशन है लिविंग बींग्स की, तो उसी क्लासिफिकेशन के पढ़ने को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आप किसी तरीके से भी बोल सकते हो। टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था, एपीडी कैंडल ने टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन रिगार्डिंग टू द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछेंगे। तो टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था, एपीडी कैंडल ने दिया था, या कैंडोली आप कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन आपकी इच्छा जैसे कीजिए। और जो उन्होंने बुक लिखी थी फर्स्ट टाइम, उसका बुक का नाम क्या था, थ्योरीज एलिमेंट्रिया डी ला बॉटनिकी। तो इस बुक के अंदर उन्होंने क्या दिया था, इस बुक के अंदर उन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया था, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो बुक का नाम फिर से देखो सुन लीजिए, थ्योरीज एलिमेंट्रिया डी ला बॉटनिकी। तो ये बुक का नाम था जिसके अंदर उन्होंने टैक्सोनॉमी को अच्छे तरीके से बताया था। अब देखो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया, सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द सम साइंटिफिक लॉज। अगर जो साइंटिफिक लॉज या स्टैंडर्ड लॉज होते हैं उनके हिसाब से अगर अपन किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं या उसे अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं तो उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब टैक्सोनॉमी के अंदर देखिए 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, नेक्स्ट अपन का टॉपिक है स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ द टैक्सोनॉमी। तो ये 3 स्टेप्स है टैक्सोनॉमी के अंदर कि इन स्टेप से ही क्या होती है, टैक्सोनॉमी होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। मतलब हमारे को लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई तो करना कि ये लिविंग है नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि लिविंग दिखने जैसी चीज़ भी क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, और नॉन लिविंग दिखने जैसी चीज़ भी क्या होती है, लिविंग होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई लिविंग या नॉन लिविंग है, तो वो अब जो हमने पीछे जो हमने टॉपिक्स क्लियर किए कि अगर वो सारी प्रॉपर्टी अगर कोई फॉलो करता है तो उसे हम लिविंग कहेंगे, अगर वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता कोई ऑब्जेक्ट तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे। तो इस कंडीशन के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है वो अगर कोई फॉलो करता है तो उसे हम लिविंग कहेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जिसमें देखो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सियसनेस, अगर ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसे हम लिविंग कहेंगे। और ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। और फिर उस आइडेंटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले तो अपन ये डिसाइड करेंगे कि वो लिविंग है। लिविंग डिसाइड करने के बाद में
हम उसको उस ग्रुप के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, या हम उसको बेसिकली जो भी हमारे नॉन ऑर्गेनिजम्स है उनसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप होती है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ है? नोमेनक्लेचर का मतलब हम हिंदी में क्या कह सकते हैं कि नामकरण, कि हम अभी हमारे को उनको नाम देना है, कि जो भी हमने न्यू ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई किया है उसे नाम दीजिए। नाम देने के बाद में उसे क्लासीफाई करें, ठीक है। कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन हमने बेसिकली एक ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए हैं, फाइलम वगैरह, तो उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर आप एक पोजीशन क्राइटेरिया दे दें कि ये इसकी क्लासिफिकेशन है। तो ये 3 स्टेप से अपन को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेप उठाते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब उसे हम पहचानते हैं जो हमारे नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कंपेरिजन के अंदर, कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो जो पहचानने का प्रोसीजर होता है, आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर होता है, तो उसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद में आपको एक उसको टैक्सोनॉमिक ग्रुप दे देना है। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर ग्रुप देने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर आपको उस ऑर्गेनिजम्स को नेम देना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइंटिफिक रूल्स, या हम सिंपली ये कह सकते हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। जो इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स होते हैं उसके हिसाब से हमारे को उन ऑर्गेनिजम्स को नाम देना है। अब नेमिंग जो नोमेनक्लेचर है इसको भी अपन को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना है, बस आपको यहाँ तक समझ लीजिए। जो थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।